Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी और डियर स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। ध्यान कॉमर्स के ऑनलाइन लेक्चर में आप सबका स्वागत है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग 1 में यूनिट नंबर 2 जो हमने स्टार्ट किया है नाम है कैलकुलेशन ऑफ मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, यानी कि जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उनको जो रेम्यूनरेशन दिया जाता है उसके लिए हम यहाँ पे नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करता है। तो मैनेजर को जब रेम्यूनरेशन दे रहा है वो कौन से प्रॉफिट पे देंगे उसका पूरा रिवर्स वर्क हम यहाँ पे कर रहे हैं। ऑलरेडी आपको पीएनएल दिया होता है, वो पीएनएल के नेट प्रॉफिट से हमारा ये जो मैनेजर रेम्यूनरेशन के लिए नेट प्रॉफिट का स्टेटमेंट है वो शुरू होता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। शुरुआत कहां से होती है? पीएनएल के प्रॉफिट से, जो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया होता है। उसमें सिर्फ आपको नॉन डिडक्टिबल एक्सपेंसेस प्लस करना होता है, मतलब ऐसे खर्चे जो माइनस नहीं करने चाहिए थे वो वापस से हम प्लस कर देंगे, और कुछ इनकम दैट मींस डिडक्टिबल इनकम जो मैनेजर रेम्यूनरेशन में होनी चाहिए थी वो वापस इनकम हम यहाँ से माइनस कर देंगे, तो हमें हमारा नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर उसके बाद मैनेजर रेम्यूनरेशन तो सिर्फ परसेंटेज होता है, उसको सिर्फ काउंटिंग किया जाता है। तो चलिए आज से एडजस्टमेंट वाले सम शुरू कर रहे हैं, और आपके पास जो टेक्स्ट बुक है उसका 2 सम हमने ऑलरेडी कर लिया है। तो आज शुरुआत करेंगे एग्जांपल नंबर 3 पेज नंबर 62 से, और अब सारे एडजस्टमेंट वाले और अच्छे सम शुरू हो रहे हैं। चलिए पेज नंबर 62 पे पहुंच जाओ, एग्जांपल नंबर 3, और साथ में अब होमवर्क आ जाएगा, तो होमवर्क में आप एग्जांपल नंबर 4 करोगे। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूं, पेज नंबर 62। From the following P&L account, calculate maximum remuneration payable to director in the following circumstances. डायरेक्टरों को मैक्सिमम कितना कमीशन देना है, 2 सर्कमस्टेंसेस आपको दिए हैं, उसके बेसिस पे आप फाइंड आउट करो। फर्स्ट, व्हेन असिस्ट बाय मैनेजिंग डायरेक्टर और अ मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, जब एमडी असिस्ट किया हो तब डायरेक्टर का रेम्यूनरेशन। सेकंड, व्हेन नॉट असिस्ट बाय मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर, जब कोई एमडी असिस्ट ना किया हो तब, यानी एमडी इज असिस्ट मैनेजिंग डायरेक्टर असिस्ट तो मैनेजिंग डायरेक्टर असिस्ट ना हो, तो ये कमीशन हमें रूल के हिसाब से परसेंटेज में लेना है। सबसे पहले आपका ध्यान पीएनएल अकाउंट के बाद वाले सारे एडजस्टमेंट पे होना चाहिए, तो वहां पे आपको एडजस्टमेंट टोटल 6 दिए हुए हैं, और हमारा काम है रेम्यूनरेशन फाइंड आउट करना। तो रेम्यूनरेशन के लिए सबसे पहले मेरे पास नेट प्रॉफिट होना चाहिए जो कि मैनेजर रेम्यूनरेशन के लिए सुटेबल है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन ऑफ मैनेजर रेम्यूनरेशन के लिए नेट प्रॉफिट का पूरा कैलकुलेशन। चलिए तो कहां से स्टार्ट करेंगे, आपको जो पीएनएल दिया है उसमें से रेडीमेड प्रॉफिट उठाओ। तो क्वेश्चन में पीएनएल अकाउंट देखो, वहां पे नेट प्रॉफिट आपको दिख रहा है 2,03,000 सबसे लास्ट में, तो वहीं से मैं शुरू कर रहा हूं, ये 2,03,000 से शुरू हो चुका है। अब सारे एडजस्टमेंट पहले ले लेते हैं, क्योंकि एडजस्टमेंट की इफेक्ट अगर हम दे दें तो बाकी जो भी पीएनएल में बचेगा उसको हम कंक्लूड करेंगे। चलो तो सबसे पहले एडजस्टमेंट पेज नंबर 63 पे ध्यान। रिपेयरिंग चार्जेस इंक्लूड 50,000 रिपेयर फॉर कैपिटल नेचर। भाई रिपेयरिंग का खर्चा में कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर है, तो कैपिटल नेचर ऑलवेज आएगा, तो रिपेयरिंग एक्सपेंसेस मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्हिच इज फॉर रिपेयरिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ रिपेयरिंग, ऐसा हम लिख सकते हैं। चलिए तो नॉन डिडक्टिबल इनकम में एक्सपेंसेस में सबसे पहला आया है कैपिटल एक्सपेंसेस ऑफ रिपेयरिंग। अंदर देखने की जरूरत भी नहीं है, सीधा एडजस्टमेंट के 15,000 ले लो, क्योंकि कैपिटल नेचर का तो 15,000 ही है। अंदर चाहे पीएनएल में जो भी दिया हो हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेकंड एडजस्टमेंट, salary and wages including bonus 25,000 paid to the staff for a previous year and ex gratia payment 10,000 to an employee। सबसे पहले है सैलरी एंड वेजेस ऑफ प्रीवियस ईयर। अगर आप प्रीवियस ईयर स्टाफ को प्रीवियस ईयर का अगर आप कोई भी बोनस ऐसा सैलरी दो तो वो 101% एक्सपेंसेस में आएगा। साथ ही साथ एक्स ग्रेशिया पेमेंट बोला है। अब एक्स ग्रेशिया पेमेंट का मतलब क्या होता है, जो आपके कर्मचारी ने हॉलीडे जो उनको मिल रहा था, छुट्टी जो मिल रही थी वो नहीं लिया, उसका सैलरी है, उसको बोला जाता है एक्स ग्रेशियो पेमेंट, रजा न पगार, तो वो भी यहाँ पे कंक्लूडिंग होगा। तो इसका मतलब एडजस्टमेंट नंबर 2 में से और दो एक्सपेंसेस यहाँ पे मैं लिखूंगा।
लिखूंगा सबसे पहले प्रीवियस ईयर सैलरी एंड बोनस टू अन एम्प्लॉय, या फिर वेजेस वर्ड तो मैं वेजेस लिखूंगा, जो भी है वही है। क्लियर? चलो इंक्लूडिंग बोनस करके लिखा हुआ है 25,000। फिर क्या है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एन एम्प्लॉय, वो भी आएगा। एक्स ग्रेशिया पेमेंट के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। चलो वो कितना है, तो वो है 10,000। उसका मतलब जो भी एडजस्टमेंट में आ रहा है मोस्ट ऑफ द चीजें यहाँ पे कवर अप हो जाएगी। एडजस्टमेंट नंबर 3, estimated liability for staff bonus current year 30,000 has not been paid accounted in the books, यानी कि करंट ईयर का बोनस एंड सैलरी पेड नहीं हुआ। अगर प्रीवियस ईयर का हो तो एक्सपेंसेस में लिखते हो, अगर करंट ईयर का पेड नहीं हुआ तो नेक्स्ट साल पेड करोगे, ऐसा प्रोविजन करके उसको ऑलवेज डिडक्टिबल इनकम में लिखना चाहिए। तो डिडक्टिबल इनकम में सबसे पहला आ रहा है करंट ईयर स्टाफ बोनस और कमीशन। चलो वो जो भी है अंदर बोनस एंड सैलरी वगैरह वहां पे लिखा गया है, यस बोनस ही है, तो सिर्फ बोनस वर्ड लिखेंगे। करंट ईयर स्टाफ बोनस कितना है, जो प्रोविजन उन्होंने नहीं किया 30,000, तो 30,000 यहाँ पे आएगा। इसका मतलब अगर प्रीवियस ईयर का हो तो एक्सपेंसेस में, अगर करंट ईयर का हो तो ऑलवेज इनकम में माइनस करने का। चलिए फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 4, डेप्रिसिएशन का अच्छा पॉइंट। Depreciation including 12,000 for initial depreciation and 10,000 for extra sale and 50,000 development rebate reserve। 3 पॉइंट दिए गए हैं। Depreciation including 12,000 initial depreciation, याद करो कल का सब, उसमें भी हमने initial depreciation लिया था, राइट? initial depreciation यानी कि વધારાનો depreciation। तो initial का मतलब होता है प्राथमिक, जो स्टार्टिंग में depreciation करता है ना, वो depreciation। तो इनिशियल डेप्रिसिएशन कितना है, 12,000, वो लेंगे हम। फिर उसके बाद जो एक्स्ट्रा सिप का डेप्रिसिएशन है ना, उसको चौकड़ी मारो 10,000 को। पॉइंट नंबर 4, एडजस्टमेंट नंबर 4 में एक्स्ट्रा सिप का डेप्रिसिएशन नहीं लेने का, क्योंकि अगर आपने ज्यादा ओवरटाइम करवाया और उसको कोई डेप्रिसिएशन होता है, उससे कोई लेना देना नहीं होता। चलिए फिर उसके बाद है डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ये तो मोस्ट रिपीटेड है, ये तो आएगा ही आएगा। चलो डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व में लिख रहा हूँ, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। जो मैं आपको समझन दे रहा हूँ ना, जो आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी चीजें कंसीडर करनी है ये अब आपको पता चल जाना चाहिए। फिर उसके बाद पॉइंट नंबर 6, पॉइंट नंबर 5, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन इंक्लूडिंग 8,000 सर टैक्स। जो सरचार्जेस या सर टैक्स हम पे करते हैं वो यहाँ पे कभी कैलकुलेशन में नहीं आता। आपने पूरा फॉर्मेट अगर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में से कॉपी किया हो, वहां पे ये चीज थी कि टैक्स में से सरचार्ज क्या कर देना है, माइनस। तो देखो पॉइंट नंबर जो अंदर 5 दिया गया है उसको भी इस तरीके से हम लिखेंगे, प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स। वो कितना है, तो वो मुझे पीएनएल में देखना पड़ेगा। तो आप पीएनएल में पहुंचो, वहां पे देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन करके 1 लाख मिल रहा होगा आपको। वो 1 लाख में से ये जो सर टैक्स है वो माइनस कर देना है। कितना सर टैक्स है, 8,000, तो बाहर कितने वैल्यू जाएगी, 92,000। इस तरीके से। एंड लास्ट एडजस्टमेंट, बैड डेट रिटर्न ऑफ अगेन बैड डेट रिजर्व वाज 6,000। अब बैड डेट रिजर्व का पॉइंट है, वो भी कंसीडर करते हैं हम ऑलवेज एक्सपेंसेस में। तो नंबर 7 बैड डेट रिजर्व, उसमें से बैड डेट माइनस कर देना है। तो सबसे पहले आप बैड डेट रिजर्व देखो इनकम टैक्स के एग्जैक्ट ऊपर दिया है 30,000 मिला। तो बैड डेट रिजर्व में से क्या माइनस कर देने का, बैड डेट, क्योंकि वो जो रहता है बैड डेट वो मैनेजर के हाथ में नहीं होता। बैड डेट तो नुकसान तो थोड़ा सा कंपनी को भुगतना पड़ता है, हाँ, पर जो रिजर्व होता है वो मैनेजर के हाथ में होता है। तो 30,000 में से बैड डेट की वैल्यू गई, यानी कि बाहर वैल्यू जाएगी 24,000। तो इस तरीके से आई थिंक सारे एडजस्टमेंट वहां पे जो टोटल 6 दिए थे उसकी इफेक्ट हमने दे दिया। अब हमारा काम क्या है, अब हम जाएंगे अंदर दिए गए पीएनएल अकाउंट में और उसमें से जो बचा कुचा है वो भी हम कंसीडर कर लेंगे। चलिए, तो पीएनएल में जो आपको अंदर दिया गया है वहां से कौन कौन सी चीजें अभी बाकी है अब वो देख लेंगे। सबसे पहले सैलरी एंड वेजेस से शुरू करेंगे, वो आ गया। रिपर पे एडजस्टमेंट आ गया। डोनेशन टू यूनिवर्सिटी, अब यूनिवर्सिटी में अगर कोई एडजस्टमेंट ना हो तब तक डोनेशन नहीं लेंगे। फिर है डेप्रिसिएशन, उसका एडजस्टमेंट आ गया। कंपेंसेशन टू अर इंजर्ड एम्प्लॉय, वो नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, वो भी नहीं आएगा। तो उसके बाद बचा क्या,
तो उसमें डिबेंचर इंटरेस्ट है, फिर है कंपेंसेशन टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, लॉस ऑफ सेल ऑफ व्हीकल। देखो फिक्स्ड असेट का अगर कोई लॉस हो तो वो भी कंसिडर नहीं किया जाता, ये याद रखना। कौन सा लॉस हम कंसिडर करते हैं? तो अगर लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट हो, कौन सा? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट तो आएगा। फिक्स्ड असेट बेचने से जो प्रॉफिट या नुकसान होता है वो कभी नहीं आता। चलिए फिर उसके बाद बैड डेट रिजर्व वो भी आ गया, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन वो भी आ गया। मतलब अब पीएनएल में से अंदर से कुछ कॉपी करने की जरूरत नहीं है। चलिए इनकम साइड हम जाते हैं, पीएनएल अकाउंट क्रेडिट साइड। सबसे पहले दिया हुआ है जीपी, कभी नहीं लिखते। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग आ गया, मोस्ट रिपीटेड पॉइंट। कोई भी असेट बेचने से आपको जो प्रॉफिट होता है हम उसको इनकम में लिखते हैं। और क्या लिखते हैं उसको हम बोलते हैं कैपिटल प्रॉफिट। कौन सी चीज से सेल करने से यहाँ पे मिला है? तो प्रॉफिट मिला है बिल्डिंग, सेल ऑफ बिल्डिंग। चलो सेल ऑफ बिल्डिंग ऐसा करके हम लिख देंगे। चलो बिल्डिंग का सेल किया है, कैसे ढूंढेंगे कैपिटल प्रॉफिट? फॉर्मूला याद है, सेलिंग प्राइस सेल माइनस कॉस्ट। तो अब हमारे पास सेलिंग या कॉस्ट प्राइस है? हाँ है। सेलिंग प्राइस तो नहीं है पर कॉस्ट प्राइस मेरे पास 60,000 है, 60,000। तो सेलिंग प्राइस कैसे ढूंढेंगे भाई? तो उसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखा था मैंने। कौन सा फॉर्मूला था सेल के लिए? तो सेल इज इक्वल टू WDV प्लस प्रॉफिट। तो ये काम करेंगे तो मुझे सेल मिल जाएगा 101% मिलेगा। देखो अंदर कॉस्ट प्राइस के साथ साथ रिटन डाउन वैल्यू है 40,000, दिखा? 40,000 में प्रॉफिट ऐड करो। प्रॉफिट बाहर कितना है? प्रॉफिट बाहर है 50,000, तो दोनों को ऐड करो तो आई थिंक 90,000। और 90,000 सेलिंग प्राइस मिला, उसको राउंड अप करूंगा, ये 90,000 यहाँ राउंड करके यहाँ पे लिखा। अब सेलिंग में से कॉस्ट माइनस करो, बाहर आपका कैपिटल प्रॉफिट जाएगा 30,000। क्लियर? तो उस हिसाब से 30,000 आ गया। फिर उसके बाद अंदर दिया गया है डिविडेंड। डिविडेंड नहीं लेते, वो रेगुलर है, पर उसके ब्रैकेट में कुछ लिखा हुआ है, आफ्टर डिडक्टिंग इनकम टैक्स 11,000 एट सोर्सेज। इनकम टैक्स एट सोर्सेज का मतलब क्या होता है आप जानते हो? उसको बोला जाता है TDS, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्सेज। किसमें है? डिविडेंड पे। और डिविडेंड पे कितना है? 11,000। अगर ये नहीं लिखा एक्सपेंसेस साइज तो आपका फाइनल आंसर कभी नहीं आएगा। TDS ऑलवेज नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस में आएगा। चलिए तो इसका मतलब मुझे इनकम साइड भी एक खर्चा मिला जो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया। फिर उसके बाद प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट दिया है, 101% आएगा। इन्वेस्टमेंट सेल करने से लॉस आता तो एक्सपेंसेस लिखता, इन्वेस्टमेंट सेल करने से प्रॉफिट हुआ, कौन से साइड दिखाऊंगा? इनकम साइड में दिखाऊंगा। तो चलिए इनकम में तीसरा इनकम में जोड़ दे रहा हूं, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। चलो कितना इन्वेस्टमेंट पे सेल करने से प्रॉफिट हुआ? 6,000। तो 6,000 यहाँ पे लिख दिया। अब उसके बाद है सब्सिडरी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, वो तो कभी नहीं आएगा क्योंकि वो रेगुलर एक्सपेंसेस है। तो इसका मतलब अब सिर्फ टोटल बचा है और हमारा काम हो जाएगा। चलिए सबसे पहले एक्सपेंसेस का टोटल करते हैं और उसको यहाँ पे प्लस कर देना है। चलिए कितना टोटल आएगा एक्सपेंसेस का? तो मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है, 2,04,000 इसका टोटल आ रहा है। ठीक है, चलो उसको प्लस करो तो जरा 4,07,000 यहाँ पे आंसर आएगा। अब देखना, अब उसमें से इनकम माइनस करनी है। इनकम का टोटल करो तो जरा, इसका टोटल आई थिंक 66,000 आएगा। ठीक है, अब इसमें जो एक्सपेंसेस प्लस किए हैं उसमें से ये प्रॉफिट माइनस कर दो, इनकम को माइनस करो, तो नेट प्रॉफिट का आपके पास आंसर आएगा 3,41,000। चेक करें हम आंसर में कि अगर हमारा नेट प्रॉफिट आएगा तो मान लो कि आगे के सारे काम भी हो जाएंगे। हाँ, ये प्रॉफिट पहली लाइन में हमें दिया गया है, वो आंसर हमारे पास आ जाता है। अब देखो उन्होंने दो क्वेश्चन अंदर क्वेश्चन में पूछे। फर्स्ट, मैनेजिंग डायरेक्टर इज असिस्ट व्हेन मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट असिस्ट। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे दो आंसर ढूंढने पड़ेंगे। व्हेन एमडी असिस्ट, अब असिस्ट का मतलब क्या होता है? आपने मैनेजिंग डायरेक्टर रखा हुआ है। और दूसरी सिचुएशन क्या होगी? व्हेन एमडी, एमडी का मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट असिस्ट, यानी कि आपने मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रखा है, तो वहां पे कमीशन के रेट कितना होगा? प्रॉफिट तो हमारे पास ऑलरेडी है, राइट?
उसके ऊपर सीधा परसेंटेज लेना है। तो जब एमडी असिस्ट किया हो तब उस जो प्रॉफिट है उस पे 1% दिया जाता है। व्हेन मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट असिस्ट, डायरेक्टरों को 3% कमीशन दिया जाता है। तो ये जो 1% और 3% है वो बाय रूल है। जब आपने कोई मैनेजिंग डायरेक्टर नहीं रखा है तो डायरेक्टर का कमीशन 1%, जब मैनेजिंग डायरेक्टर रखे हैं तो डायरेक्टर का कमीशन 3% बाय रूल। तो यहाँ पे हम हमारे पास जो प्रॉफिट है उसके ऊपर ये परसेंटेज निकाल दे। 3,41,000 के निकालो 1%, 3,41,000 के निकालो 3%, तो हमारे पास फाइनल आंसर आ जाएगा और वो आंसर आएगा आपके पास 3410 रुपीज। एंड यहाँ पे जब एमडी नॉट असिस्टेड तब 10,230 आंसर आएगा। और उसके बाद अगर एक्स्ट्रा आंसर आपको बताना है, कौन सा एक्स्ट्रा आंसर, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन। तो मैक्सिमम मैनेजर को कितना रेम्यूनरेशन दिया जाता है याद है आपको, मैक्सिमम रेम्यूनरेशन इज 11%। तो 3,41,000 के 11% निकालो और आपके पास उसका आंसर आएगा 337,510। तो ये मैक्सिमम आंसर है। इस तरीके से आपका जो पूरा वर्क है ये सबका कंप्लीट हो रहा है। होमवर्क में आप एग्जांपल नंबर 4 करोगे और उसमें भी मैं आपको एक लिटिल हेल्प कर रहा हूँ डेप्रिसिएशन का पॉइंट। पेज नंबर हेल्प, होमवर्क का सब नंबर 4, उसमें हेल्प मेरी क्या हेल्प रहेगी, तो एडजस्टमेंट नंबर 2 पे आओ। एडजस्टमेंट नंबर 2, चलिए एडजस्टमेंट नंबर 2 जो डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है, उन्होंने कहा है कि डेप्रिसिएशन अलाउड अंडर सेक्शन 350 वाज 50,000। अब 50,000 ही अलाउड था तो वहां पे क्या होगा, आपको एक एडिशनल डेप्रिसिएशन ढूंढना होगा। कैसे ढूंढोगे, टोटल डेप्रिसिएशन माइनस अलाउड, ये कर दोगे आप। अब टोटल डेप्रिसिएशन जो अंदर आपको पीएनएल में दिया गया होगा, टोटल डेप्रिसिएशन शायद तक वो वाले सम में आपको यस आगे दिया हुआ है 1 लाख, कितना दिया है 1 लाख, उसमें से अलाउड कितना है 50,000, तो आप कितना रखोगे 50,000, ठीक है। तो ये एक नया पॉइंट था जो आपको समझ में आना चाहिए। एडजस्टमेंट नंबर 2 और होमवर्क वाला सम कर दो और ये सब भी आप कंप्लीट कर सकते हो। चलिए आफ्टर एग्जांपल नंबर 3 अब एग्जांपल नंबर 6 पे जाएंगे। बैक टू बैक एक और अच्छा सम जिसमें एक नया पॉइंट भी है और ये वाले सम में जो हम नया सीखेंगे वो यूनिवर्सिटी के मोस्ट ऑफ द सम में रिपीट होता है। तो अब तक का सबसे अच्छा सम एग्जांपल नंबर 6 नोसेल, पेज नंबर 65। तो पेज नंबर 65 निकालो। अब आपको पता है कि सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे और ये जो अपना कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट है उसमें हमें नेट प्रॉफिट तक अच्छी तरीके से जाना है। चलिए तो नोसेल पेज नंबर 65 पहला पैराग्राफ मोस्ट इंपॉर्टेंट और कुछ चीजें अंडरलाइन करनी है जिसमें आप ध्यान रखोगे। चलो मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। नोसेल लिमिटेड एम्प्लॉयज अ मैनेजर ऑफ 3 होल टाइम डायरेक्टर। नोसेल कंपनी में एक मैनेजर है और 3 होल टाइम डायरेक्टर है, 3 होल टाइम डायरेक्टर है, याद रखोगे। जो पेज 5% कमीशन टू मैनेजर, देखो मैनेजर को 5% दिया जाता है एंड टू ईच टू द होल टाइम डायरेक्टर, यानी कि एक डायरेक्टर को 2%, ऐसे कितने हैं 3 डायरेक्टर है तो 3 into 2% करोगे आप तो टोटल 6% होल टाइम डायरेक्टर को आएगा। तो 5 और 6 हमें कमीशन वहां पे देना है। चलो फिर उसके बाद ही कमीशन पेबल टू द मैनेजर इज कैलकुलेट, अंडरलाइन करो, ऑन प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग कमीशन और कमीशन टू द होल टाइम डायरेक्टर। जो मैनेजर है उसको कमीशन होल टाइम डायरेक्टर के कमीशन और उसका कमीशन माइनस करने के बाद वाले प्रॉफिट पे देना है। तो हमारे पास दोनों का कमीशन माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट नहीं होगा, उसके कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट आएगा, ये वाला, ठीक है। चलो एक और सेंटेंस, एंड द कमीशन पेबल टू द होल टाइम डायरेक्टर इज कैलकुलेट ऑन प्रॉफिट लेफ्ट आफ्टर चार्जिंग देयर कमीशन एंड कमीशन ऑफ मैनेजर, यानी होल टाइम डायरेक्टरों को जो कमीशन देना है वो उसके कमीशन एंड मैनेजर के कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट पे देना है। अब हमारे पास दोनों के कमीशन माइनस करने के बाद वाला प्रॉफिट नहीं होगा, हमारे पास उसके कमीशन बात करने से पहले वाला प्रॉफिट होगा, पर सबसे पहले हमें वो प्रॉफिट पे जाना है। तो
तो आपको एक अगेन पीएनएल अकाउंट दिया है। अच्छा पीएनएल अकाउंट यहाँ पे है नहीं, उसमें आपको डेबिट क्रेडिट ऐसा कुछ लिखा नहीं है, पर वहाँ पे यस पूरा पीएनएल अकाउंट हमें रेडीमेड दिया है। फिर उसके बाद अगर आप एडजस्टमेंट में जाएंगे तो सिर्फ 3 एडजस्टमेंट है। लास्ट का एक सेंटेंस, यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट मैनेजरियल रेम्यूनरेशन और फ्रॉम द अबव इंफॉर्मेशन। आपका काम है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। चलिए पीएनएल के प्रॉफिट से शुरुआत करूं मैं। चलो पीएनएल का प्रॉफिट मेरे पास 3,79,200 है, ऐसा ऑकवर्ड दिया हुआ है। चलो वहां से हमने शुरू किया और फिर उसके बाद एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1, एडमिनिस्ट्रेटिव सेलिंग एक्सपेंसेस इंक्लूड कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ न्यू शोरूम। नए शोरूम का खर्चा जो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग है उसमें है। तो ऐसा कोई अगर आप खर्चा करो उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर। क्या बोला जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो वो 101% आएगा ना, तो हम वहां पे वही चीज लिखेंगे। चलो फर्स्ट एक्सपेंसेस, नाम जो है वही लिखना है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इटसेल्फ हमें बता रहा है कि वो कैपिटल नेचर का है फॉर न्यू शोरूम। चलो नए शोरूम के लिए खर्चा है, कितना किया है? तो के 10,000, तो 10,000 लिख दिया। एडजस्टमेंट नंबर 2, स्टाफ बोनस एंड सैलरी इंक्लूड पेड स्टाफ टू ऑन अकाउंट लास्ट ईयर। लास्ट ईयर का अगर हो तो कहां लिखोगे? लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का हो तो एक्सपेंसेस में, करंट ईयर का हो तो इनकम में। एडजस्टमेंट नंबर 2, लास्ट ईयर यानी कि प्रीवियस ईयर, तो लास्ट ईयर स्टाफ बोनस एंड कमीशन, यस स्टाफ बोनस एंड सैलरी ऐसा लिखा हुआ है तो हम भी वही लिखेंगे। चलिए कितना है वो? 4600। चलो फिर उसके बाद एग्जैक्ट जो अभी मैंने बताया वही एडजस्टमेंट नंबर 3 में आ रहा है। बोनस एस्टिमेटेड फॉर करंट ईयर इज 4800 हैज बीन ब्रॉट इन अकाउंट। यानी कि करंट ईयर का बोनस कहां लिखोगे? दैट इज वन काइंड ऑफ प्रोविजन, इनकम में हम लिखेंगे। सबसे पहले करंट ईयर बोनस वहां पे लिखा गया है एस्टिमेटेड यानी कि प्रोविजन किया हुआ है। कितना करंट ईयर का बोनस है? वैल्यू रुपीस 4800। इस तरीके से तो ये देखो शुरू होते ही एडजस्टमेंट खत्म हो गए। ये वाले सब में एडजस्टमेंट नहीं, जो हमारा फाइनल आंसर है उसमें प्रॉब्लम है। तो अब हम पीएनएल में जाएंगे। जो जो खर्चे एडजस्टमेंट में नहीं आए वो लिखने चाहिए थे वो लिखेंगे। सबसे पहले पीएनएल डेबिट साइड पहुंचो, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी। अब आप क्या करो, पेंसिल लेके चौकड़ी मार दो। एडमिनिस्ट्रेटिव सैलरी नहीं आएगा, स्टाफ सैलरी एंड बोनस उस पे एडजस्टमेंट आ चुका है। पेज टर्न करो, पीएनएल अकाउंट डेबिट साइड और क्या क्या दिया हुआ है? डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व आएगा, 101% आएगा। नंबर 3 दैट इज डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। चलिए डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व कितना है हमारे पास? तो वो है हमारे पास 16,000। फिर उसके बाद इनकम टैक्स आएगा, 101% आएगा इनकम टैक्स। चलिए इनकम टैक्स का वैल्यू कितना है? 10,000। फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? मैंने इनकम टैक्स फॉर एबनॉर्मल प्रॉफिट वो नहीं आएगा, चौकड़ी मारो। मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया है वो तो आएगा ही आएगा, नाम ही है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। हाँ अगर आपको सैलरी वगैरह दिया हो तो नहीं लेंगे, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन दिया है तो लेंगे। चलिए नाम है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, वैल्यू रुपीस 30,000। फिर उसके बाद नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, उसमें एक्स्ट्रा सेट का डेप्रिसिएशन कभी नहीं लेते तो डेप्रिसिएशन वाला पॉइंट नहीं आएगा। साइंटिफिक रिसर्च फॉर अ न्यू लेबोरेटरी वो तो आएगा, पहले सब में हम कर चुके हैं राइट। तो साइंटिफिक रिसर्च एक्सपेंसेस, चलो न्यू लेबोरेटरी का कितना खर्चा किया है उन्होंने? आई थिंक 10,000 राइट। फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो उसमें लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आएगा 100% आएगा। कौन सा नहीं आएगा? लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हो तो नहीं आता। तो ये नंबर 7 क्या नाम है? लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना है? 2,000। फिर पेनल्टी है लास्ट में वो आएगा, पेनल्टी नहीं आएगा तो उसको मारो चौकड़ी। तो इसका मतलब पीएनएल की डेबिट साइड खत्म हो गई। चलिए अब क्रेडिट साइड देखते हैं। क्रेडिट साइड सबसे पहले जीपी कभी नहीं लेते, सब्सिडरी फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट कभी नहीं लेते। फिर उसके बाद एक ही पॉइंट है जो मोस्ट रिपीटेड पॉइंट है, क्या नाम है? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्लांट। तो उसको हम क्या बोलते हैं भाई?
उसको बोलते हैं हम कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या सेल किया है, प्लांट। चलो तो ये हमारे पास कैपिटल प्रॉफिट चाहिए हमें। कैसे फाइंड आउट करते हैं, सेल माइनस कॉस्ट। चेक करो तो सब में सेल या कॉस्ट दिया है, अच्छा दोनों दे दिया है, पहले कॉस्ट दिया है फिर रियलाइज, रियलाइज का दूसरा नाम क्या होता है, सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस ऑलरेडी दिया हुआ है 280 और कॉस्ट प्राइस भी आपको दिया हुआ है 240, सीधा डिफरेंस निकालो, सीधा आंसर हमारे पास 40,000। लो ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया। तो इसका मतलब अब हम सीधा टोटल पे जा सकते हैं, हाँ या ना, 100% हाँ। देखो चलो यहाँ पे टोटल करो, यहाँ पे टोटल कितना आएगा बताओ, इसका टोटल प्लस करके आपके मेरे पास ऑलरेडी कैलकुलेशन किया हुआ है 82,600 आएगा, ठीक है। चलो इसमें ये प्लस करो, यहाँ पे आंसर आएगा आपका 4,61,800। चलिए फिर आगे बढ़ना है हमें। इसके बाद इनकम का टोटल करो तो आई थिंक 44,800। चलो ये माइनस करना है तो मैं थोड़ा सा ये ऊपर लिखूंगा ताकि नीचे पूरा कैलकुलेशन हमारा आ जाए प्रॉफिट का। ये कौन सा प्रॉफिट मिलेगा, नेट प्रॉफिट एज पर अंडर सेक्शन आप लिख सकते हो 198। चलो कितना वो प्रॉफिट आएगा, तो फाइनल प्रॉफिट का आंसर आएगा 4,17,000। अब जो डेंजर वर्क है अब वो शुरू हो रहा है। उन्होंने कहा है दो लोगों को कमीशन देना है, एक कमीशन टू द मैनेजर एंड कमीशन टू द होल टाइम डायरेक्टर। अब दोनों को कमीशन जो वैल्यू पे देना है ना, वो उनके कमीशन माइनस करने के बाद वाली वैल्यू पे देना है। तो सबसे पहले मैं आपको सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूं, जैसे कि नंबर 1 कमीशन टू मैनेजर, मैनेजर को कितना कमीशन देना है हमें वो प्रॉफिट नहीं पता, पर मैनेजर को कमीशन देना है, उन्होंने फर्स्ट टाइम में कहा है 5%, राइट। एंड दूसरा कमीशन टू द होल टाइम डायरेक्टर, कमीशन दूसरा किसको देना है, कमीशन का दूसरा नाम रेम्यूनरेशन, कमीशन टू होल टाइम डायरेक्टर, उनको कितना देना है, तो ऐसा बोला है कि 2% ईच। तो ऐसे कितने डायरेक्टर है, मेरा ये फर्स्ट पैराग्राफ में ध्यान जा रहा है 2% ईच पर ऐसे 3 डायरेक्टर है, कितने डायरेक्टर है 3, तो टोटल तो 6% हुआ ना। अब हमें जो उन्होंने क्वेश्चन में फर्स्ट पैराग्राफ में बताया था वो सेंटेंस कुछ ऐसा था कि मैनेजर को जो कमीशन देना है वो उसका कमीशन एंड होल टाइम डायरेक्टर के कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट में देना है। अब हमारे पास जो प्रॉफिट है ना वो उन दोनों के प्रॉफिट का, ये जो कमीशन बात करने से पहले वाला है, बिफोर वाला, हमें आफ्टर वाला चाहिए। तो जो चीज आपके पास नहीं होती बच्चों, हम उसको क्या करते हैं, ऑलवेज हम उसको करते हैं सपोज। तो हम सबसे पहले सपोज करेंगे, सपोज प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग, प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मैनेजर एंड होल टाइम डायरेक्टर कमीशन इज, जो हमारे पास प्रॉफिट है वो आफ्टर सपोज मान लो कि 100 है। अब हम क्या करेंगे, तो उन दोनों का जो कमीशन है वो उसमें ऐड कर देंगे, राइट। तो सबसे पहले मैं कमीशन ऐड कर रहा हूं, कमीशन ऑफ मैनेजर कितना है, कमीशन ऑफ मैनेजर 5%, यानी कि 5 रुपीज ऐड कर सकते हैं हम। और फिर उसके बाद कमीशन ऑफ डायरेक्टर, चलो डायरेक्टर का कमीशन कितना है हमारे पास, तो वो है 6%, इतना मतलब 6, तो 111 111 आंसर आएगा। और 111 को हम क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट बिफोर कमीशन, बिफोर कमीशन। तो कमीशन माइनस करने से पहले का प्रॉफिट कितना है, सपोज 111। तो अब हमारे पास ये जो है वो दोनों आंसर आ जाएंगे, एक छोटा सा पद रखेंगे। और ध्यान रखना ये हर एक सम में मोस्ट रिपीटेड पॉइंट है, ये अब हर एक सम में आएगा, ठीक है। चलो तो कैसे ढूंढेंगे, सबसे पहले मैं मैनेजर कमीशन के लिए अगर पद रखना चाहूँ तो मेरे पास 111 पे प्रॉफिट है 4,17,000, तो 5 पे हाउ मच, ऐसा करेंगे तो हमें मैनेजर का कमीशन मिल जाएगा। चलिए मैनेजर का कमीशन आपके पास आएगा 18,784, ठीक है, ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। सेकंड में अब हम देखेंगे कि
कमीशन टू द होल टाइम डायरेक्टर आंसर कैसे आएगा, तो वहां पे भी पर 111 बिफोर दोनों का कमीशन से पहले वाला प्रॉफिट अगर 111 है तो उसके सामने प्रॉफिट है 4,17,000, तो 6 पे हाउ मच, जैसे 6 पे हाउ मच करोगे तो आपको ये आंसर मिलेगा 22,540। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरीके से दोनों का आंसर आ चुका है। और आप देख भी सकते हो कैसे आया, तो हमारे पास आफ्टर वाला जो उन्होंने सेंटेंस यूज किया था वो वाला प्रॉफिट नहीं था, तो उसको सपोज करना पड़ा, फिर उसमें दोनों के कमीशन ऐड किए तो बिफोर वाला प्रॉफिट मिल गया और पर रख के सिंपली आंसर आ गया। होमवर्क में आप एग्जांपल नंबर 5 एंड 7 करके अपना कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हो। चलिए आज के लेक्चर में हमारे पास और भी इंपॉर्टेंट टाइम है, तो एक और छोटू सम कर लेते हैं। दिखने में थोड़ा सा लेंथी है पर शुरू होते ही खत्म हो जाएगा वैसा सम। एग्जांपल नंबर 9, पेज नंबर 68 पे पहुंच जाओ। एग्जांपल नंबर 9 और देखो आप देख सकते हो कि होमवर्क में अब दो सम है। स्टार्टिंग में अब जो ये मैं आज से सम का सफर स्टार्ट किया है उसके जैसे टेक्स्ट बुक में बहुत सम है, तो आप अपने हिसाब से उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो। भले 2 सम दिए हो पर जब भी आपके पास टाइम मिले इसमें से अच्छी प्रैक्टिस कर लेना। चलिए एग्जांपल नंबर 9 पेज नंबर 68 और देख सकोगे आप पीएनएल अकाउंट पहली बार थोड़ा सा अलग तरीके से वर्टिकल फॉर्मेट में दिया हुआ है। चलिए पेज नंबर 68 पे शुरू करूं मैं। चलिए प्रॉफिट ऑफ लॉस स्टेटमेंट ऑफ द ईयर एंडिंग ऑन 31 2013 भाविक कंपनी लिमिटेड गिवन बिलो। फिर ग्रोस प्रॉफिट दिया है, ग्रोस प्रॉफिट में से कुछ इनकम आपको माइनस कर दी है, सॉरी इनकम उसमें प्लस किया है, ठीक है। फिर उसके बाद सारे एक्सपेंसेस लेस करके सामने के पेज पे वहां पर नेट प्रॉफिट मिल रहा है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट दिए हुए, लास्ट पैराग्राफ एंड लास्ट सेंटेंस को देखो, 4 एडजस्टमेंट के बाद calculate managerial remuneration payable to the managing director of a company 5% on net profit after deducting search commission। फिर से प्रीवियस सम जैसा पॉइंट आ गया कि मैनेजर को जो 5% नेट प्रॉफिट का देना है वो उसके कमीशन बात करने के बाद वाले प्रॉफिट पे देना है। अब हमारे पास बिफोर वाला प्रॉफिट होगा, कौन सा प्रॉफिट होगा, बिफोर। ये लोग ने आफ्टर प्रॉफिट या आफ्टर कमीशन के बाद वाले प्रॉफिट पे बोला है, तो फिर से एक बार मुझे सेंटेंस यूज करके इसका आंसर ढूंढना पड़ेगा। चलिए तो वहां पे हम शुरुआत कहां से करेंगे, एडजस्टमेंट से शुरू करेंगे। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कॉपी कर ले। यस, नेट प्रॉफिट सामने वाले पेज पे दिया हुआ है 5 लाख, तो ये मैंने नेट प्रॉफिट कॉपी कर लिया। फिर उसके बाद अटैक करेंगे पूरे एडजस्टमेंट के ऊपर। 4 एडजस्टमेंट है। पहला एडजस्टमेंट बैड डेट रिटर्न ऑफ अगेंस्ट बीडीआर, बैड डेट दिया हुआ है बीडीआर के सामने, तो चलो पीएनएल में से कहीं ना कहीं बैड डेट रिजर्व होगा, ढूंढ लो। जो बैड डेट रिजर्व देखो मुझे एक्सपेंसेस में सबसे लास्ट में यहाँ पे दिख रहा है 60,000, राइट। उसमें से बैड डेट कितना रखना है, तो बैड डेट फर्स्ट एडजस्टमेंट बोल रहा है 20,000, तो बाहर कितनी वैल्यू जाएगी, 40,000। इस तरीके से एडजस्टमेंट नंबर 2 सर टैक्स 30,000 इंक्लूडिंग इन प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स, तो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स भी हम यहाँ पे लिखते हैं, राइट। तो प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स में से हमें क्या माइनस करना है, माइनस करना है सर टैक्स। चलो और सर टैक्स माइनस करने के लिए अंदर पीएनएल में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स कहीं ना कहीं दिख जाएगा। ये सामने के पेज पे देखो 4 लाख मिला, 4 लाख में से सर चार्ज कितना है 30,000, करो तो माइनस, तो आई थिंक 3,70,000 बाहर जाएगा। इस तरीके से अब ये चबाए हुए एडजस्टमेंट है, हम हर एक समय यूज कर रहे हैं। एडजस्टमेंट नंबर 3 अच्छा पॉइंट, सैलरी एंड बोनस इंक्लूडिंग 50,000 अनपेड ऑफ प्रीवियस ईयर, एक्स ग्रेशिया पेमेंट टू एन एम्प्लॉय 30,000। प्रीवियस ईयर का सैलरी वेजेस कहां आएगा, यहां पे। एक्स ग्रेशिया पेमेंट कहां पे आएगा, एक्सपेंसेस में, तो दोनों यहां पे कॉपी कर लो, प्रीवियस ईयर सैलरी एंड बोनस कितना है 50,000 एंड उसके बाद नंबर 4 दैट इज एक्स ग्रेशिया पेमेंट। एक्स ग्रेशिया पेमेंट का मतलब जानते हो, रजानो पगार। चलो वो कितना है, तो वो है 30,000। देखो ये तो अब मोस्ट रिपीटेड एडजस्टमेंट है। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर 4 डेप्रिसिएशन अलाउड इन एज पर सेक्शन 350 इंडियन कंपनी एक्ट 2 लाख। अब अलाउड 2 लाख है तो अंदर कितना रखा
है वो हमें देखना पड़ेगा। सेम आज का जो मैंने होमवर्क में एग्जांपल नंबर 4 दिया उसमें यही पॉइंट है। तो पॉइंट नंबर 5 दैट इज एडिशनल डेप्रिसिएशन। क्या बोला जाता है इसको? एडिशनल डेप्रिसिएशन। कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो टोटल डेप्रिसिएशन माइनस अलाउड। चलो अलाउड उन्होंने कितना किया है? 1 लाख ही अलाउड किया है, नहीं 2 लाख अलाउड किया है, तो हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया है? तो उसके लिए आप पीएनएल में जाओ। पीएनएल में कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन होगा। दिख रहा है आपको डेप्रिसिएशन? यस, मुझे दिख रहा है डेप्रिसिएशन 2,40,000। तो टोटल हमने 240 कैलकुलेट किया है, उसमें से अलाउड 2 लाख है, तो बाकी का 40,000 क्या हुआ भाई? वो हुआ एडिशनल डेप्रिसिएशन। समझ में आया पॉइंट आपको? क्लियर? चलो अब नेक्स्ट आगे बढ़े। फिर उसके बाद एडजस्टमेंट नंबर लास्ट, रिपेयर एंड रिन्यूअल इंक्लूड 40,000 स्पेंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग। अगर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए कोई भी खर्चा किया हो, इट इज कॉल्ड वन काइंड ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। 101% नॉन डिडक्टेबल में आएगा। पॉइंट नंबर 6 क्या नाम है? तो कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। चलो कंस्ट्रक्शन के लिए खर्चा किया जिसको हम रिपेयरिंग नाम दे सकते हैं, रिपेयर एंड रिन्यूअल ₹40,000। क्लियर? तो अब हमारा काम सिंपल सा है। अब हम जाएंगे पीएनएल अकाउंट में और जो जो खर्चे अभी बाकी है वो सारे पर्टिकुलर ले लेंगे, पर उससे पहले वहां पे इनकम आ रही है तो हम इनकम देख ले। पहली इनकम प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ बिल्डिंग आएगा, 101% आएगा। कहाँ आएगा? डिडक्टिबल इनकम में। नाम क्या है उसका? कैपिटल प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ, क्या बेचा है हमने? तो क्या बिल्डिंग बेचा है, तो बिल्डिंग के ऊपर प्रॉफिट। चलो कैसे फाइंड आउट करते हैं? सेल्स माइनस कॉस्ट। अच्छा सेल्स एंड कॉस्ट दोनों दिया हुआ है, चेक करो तो। कॉस्ट प्राइस है 6 लाख, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 2 लाख और सोल्ड 7,20,000। क्लियरली बताया हुआ है। सोल्ड प्राइस दी हुई है 720, कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है। कितना कॉस्ट प्राइस है? 6 लाख। तो डायरेक्ट डिफरेंस निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 120 डायरेक्ट आंसर बाहर जाएगा। देखो जानबूझ के आपको अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वगैरह दिया है ताकि आप परेशान हो जाओ, बाकी सिंपल है, सेल माइनस कॉस्ट। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद मुझे डिविडेंड दिख रहा है, उसकी ब्रैकेट में डिविडेंड नहीं लेते पर टीडीएस आएगा यहाँ पे 101% आएगा। टीडीएस हाउ मच? टीडीएस 36,000। चलो अब आगे बढ़े। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट उसमें है शेयर प्रीमियम रिसीव्ड। हाँ इनकम में आएगी, तो ये एक इनकम है। क्या नाम है? शेयर प्रीमियम रिसीव्ड। कितना रिसीव्ड हुआ शेयर प्रीमियम? यस वो हमें रिसीव्ड हुआ है वैल्यू ₹1,60,000। यस अब आगे बढ़ना है हमें। फिर उसके बाद लेस के सारे खर्चे, सैलरी एंड बोनस आ गया, एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं आएगा, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर नहीं आएगा, डोनेशन टू द रिकॉग्नाइज्ड चैरिटेबल ट्रस्ट जब तक एडजस्टमेंट ना हो तब तक नहीं आएगा, लोन ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 101% आएगा। तो ये नंबर 8 दैट इज लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। हाउ मच? तो वो वैल्यू है 40,000। फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन पे एडजस्टमेंट आ चुका है, डायरेक्टर फीस नहीं लेते, रिपेयर एंड रिन्यूअल पे भी एडजस्टमेंट आ चुका है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर लेंगे नहीं लेंगे। फिर उसके बाद बेटर लीज उसका आ गया, साइंटिफिक रिसर्च 101% आएगा। तो नंबर 9 बहुत सारे खर्चे दैट इज साइंटिफिक रिसर्च। चलो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कितना खर्चा किया है? 80,000, तो वो आएगा। फिर सामने के पेज पे प्रोविजन फॉर इनकम टैक्स आ चुका है। लास्ट डिबेंचर इश्यूड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। डिबेंचर इश्यू करने के बाद अगर आपने कोई खर्चा किया और उसको रिटर्न ऑफ किया मतलब 101% एक्सपेंसेस में आएगा। तो नंबर 10 दैट इज डिबेंचर इश्यूड एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ। हाउ मच? तो रिटर्न ऑफ किया है 30,000। तो इस तरीके से आपका जो पूरा इनकम और एक्सपेंडिचर है यहीं पे पूरा कंप्लीट हो रहा है। चलो तो अब सिर्फ टोटल करना है। तो अब हमारे पास सीधा टोटल आएगा, अच्छे तरह कैलकुलेटर से टोटल 5 लाख में ये सारे खर्चे का टोटल ऑलरेडी मेरे पास कैलकुलेशन है 7,56,000
ये टोटल प्रॉफिट में ऐड करो तो आपके पास आंसर आएगा 12,56,000, राइट। चलो अब ये जो आंसर आया है 12,56,000, फिर उसमें से ये इनकम आपको माइनस कर देनी है। चलो इनकम का टोटल करें, 220 एंड 160, आई थिंक 280 टोटल आएगा। चलो 280 जैसे माइनस करोगे आपको आपका नेट प्रॉफिट मिलेगा फॉर मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, ये आप कह सकते हो, राइट। तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन के लिए कितना आपके पास नेट प्रॉफिट आ रहा है, आंसर आएगा 9,76,000। चेक करें हम आंसर में कि 9,76,000 प्रॉफिट आ रहा है कि नहीं। तो उसके लिए यस, मेरा ध्यान पैराग्राफ में जा रहा है और वहां पे ये प्रॉफिट आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। पर अब प्रॉब्लम है, आपको जो मैनेजर को रेम्यूनरेशन देना है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन, उसके लिए एक सेंटेंस उन्होंने दिया है, 5% हमें देना है, राइट। पर कह रहा है आफ्टर डिडक्टिंग सर्च कमीशन, तो हमारे पास तो आफ्टर नहीं, बिफोर डिडक्शन सर्च कमीशन प्रॉफिट है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, फिर से करेंगे सपोज। क्या सपोज करेंगे, सपोज नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग सर्च कमीशन। अगर हमारे पास आफ्टर वाला प्रॉफिट हम एज्यूम कर लें कि 100 है, उसमें क्या करेंगे, उसमें मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऐड करेंगे, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ऐड करो 5%, तो 5% ऐड किया, आई थिंक आंसर आएगा 105, तो दैट इज बिफोर कमीशन प्रॉफिट, राइट, बिफोर कमीशन नेट प्रॉफिट। तो अब पद कैसे रख सकते हैं, जैसे प्रीवियस सम में किया था, हमारे पास कौन सा प्रॉफिट है, 105 पे प्रॉफिट है मेरे पास 9,76,000, तो मुझे जो रेम्यूनरेशन 5% देना है उस पे हाउ मच, जैसे हाउ मच करोगे आपको आपका फाइनल आंसर ₹8 मिल जाएगा। और कितना आएगा आंसर, 46,476। चेक करो आंसर में क्या ये प्रॉफिट आ रहा है, और आप देख सकते हो ये प्रॉफिट आ रहा है। तो सेंटेंस को आफ्टर डिडक्टिंग अगर प्रॉफिट बोला हो तो हमें पद रख के ये आंसर ढूंढना है। होमवर्क में मैंने टोटल आपको आज 3 सम करवाए और 5 सम होमवर्क में दिए, पर जितना हो सके मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लो। नेक्स्ट लेक्चर से हम इसके यूनिवर्सिटी के सम भी इंक्लूडिंग करेंगे। अब ये चैप्टर में ज्यादा दम नहीं है, और सोचो अगर इतना काम करने के आपको 14 मार्क्स या 20 मार्क्स मिल सकते हैं तो 101% इजी चैप्टर है। चलो नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। आज का मैंने जितना काम करवाया उतना आपको सबमिट करना है, फिर नेक्स्ट लेक्चर में सफर को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट एंड जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.